अब हम क्या देख रहे हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड को मैं ऐसी ही बुक से ही पढ़ा देती हूँ। बहुत सारा थ्योरी है, थ्योरी को कितना लिख पाएंगे, है ना। तो अभी जो टॉपिक बना है उसी में बहुत सारा टाइम चल दिया, तो थ्योरिकल जो है उसको मैं ऐसे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यदि कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना सारा थ्योरिकल जो टॉपिक है, इन सभी थ्योरी में जब तक हम लोग बेसिक नहीं पकड़ पाएंगे तब हम लोगों को उसको लिखने का कि ना निकलेगा, कोई भी प्रकार का सेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं थ्योरिकली ऐसी बुक से ही, यदि कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो वहाँ आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड कहने का मतलब ऐसा है कि कोई भी ठोस है, ठोस मतलब सॉलिड स्थिति, उसमें हम एनर्जी बैंड देख रहे हैं। तो वो कैसा ठोस होगा, तो कोई भी परमाणु है, क्या रहे, परमाणु रहे। परमाणु कहाँ मिलता है, तो जो एलिमेंट्स सारणी है वहाँ पर क्या मिलते हैं हम लोगों को, तो वहाँ पर मिल जाते हैं परमाणु। तो वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न त्रिज्याओं में, विभिन्न त्रिज्याओं मतलब वो सर्कुलर मोशन करेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या है, एज्यूम करते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। अरे हमारा, ठीक है। देखते हैं, जैसे हम जानते हैं केमिस्ट्री में कि एक हम लोगों का नाभिक पॉइंट रहता है। इस नाभिक पॉइंट के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वृत्तीय मार्ग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तभी इसकी हर मोशन हर वृत्तीय गति में त्रिज्या अलग होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ भी है, यहाँ मोशन करता है तब भी उसकी त्रिज्या क्या होगी, अलग होगी। तो उसी को बोलता है, यदि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन में विभिन्न विभिन्न त्रिज्याओं के कोषों के उपकोष, कोष मतलब कक्षक होते हैं, SPDF कक्षक हो गया, और उसका उपकोष मतलब KLMN उपकोष, ठीक है। S कक्षक के लिए K उपकोष, SP के लिए L, और D के लिए M, और उसी प्रकार F के लिए N, और आगे के लिए आगे उपकोष देखा जाता है, जो कि केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो उसके चारों ओर क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। प्रत्येक उपकोष में सब सेल जो रहता है KLMN, उसकी ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉन में, उसकी ऊर्जा जो होती है वो नियत रहती है। एक प्रकार से नियत अवस्था में कोई भी प्रकार से उसमें अस्त व्यस्त की कंडीशन नहीं आती है, मीन्स दैट वो एक ही क्रम में चलती है। जैसे हम लोगों का एक हीटर रहता है, उसको हम जलाए तो उसको एक रीडिंग सेट कर दिए कि उसको उतना ही टेम्परेचर पर रहना है, तो नियत टेम्परेचर से क्या होते रहती है, जलते रहती है। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है नियत रूप से उसके उपकोष की वजह से चलती है, ठीक है। ये समझ आया। अब यहाँ पर ठोसों में वर्गीकरण को देखते हैं, तो उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, और उसका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं। विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की निश्चित ऊर्जाओं को मानों को परमाणु का ऊर्जा स्तर कहते हैं। विभिन्न उपकोष मतलब KLMN के हैं, बहुत सारे उपकोष हैं। के विभिन्न इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा मतलब उसकी एनर्जी की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, के मानों को परमाणु का ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो कोई भी उपकोष रहे चाहे KLMN, उसमें उस उपकोष के क्या, तो उस उपकोष के निश्चित ऊर्जा के मान में यदि परमाणु ऊर्जा स्तर आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो परमाणु ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिससे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। इन ऊर्जा स्तरों को समांतर रेखाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। समांतर मतलब जैसे जो ऊर्जा स्तर मिल रही है उसको यहाँ से एक ऊर्जा स्तर यहाँ मिली, तो उसी के समान अंतर पर, इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ उसका दूसरा ऊर्जा स्तर मिलेगा। दूसरा ऊर्जा स्तर यहाँ है तो तीसरा ऊर्जा स्तर यहाँ है, एंड सो ऑन करके और बहुत सारे ऊर्जा स्तर एन तक जाते जाते हैं। क्लियर इतना।
तो इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। और ये समांतर रेखाओं की दूरियां उनके द्वारा प्रदर्शित ऊर्जा के अनुपात में होती है। ये जो डिस्टेंस होते हैं उनके जो समांतर रेखाओं के डिस्टेंस के अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। तो बोर ने बताया, एक मॉडल दिया, उसने उसके हिसाब से बताया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण कक्षा, मतलब जो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, उन परमाणु का नाभिक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं। वो उस परिभ्रमण के कक्ष पर निर्भर करता है कि उसमें कितने कक्षक की उपस्थिति है। जितने कक्षक होंगे उतना ही उसको ज़्यादा चक्कर लगाने की आवश्यकता होगी। एक अकेले परमाणु में उनके ऊर्जा स्तर की सुस्पष्ट होते हैं। जैसे एक परमाणु है तो उसके ऊर्जा स्तर को सुस्पष्ट कर सकता है। एक अकेला परमाणु भी किसी भी बोर के मॉडल की विवेचना कर सकता है। किंतु किसी क्रिस्टल में ढेर सारे परमाणु हैं, तब उस कंडीशन पर हम यह पाते हैं कि किसी क्रिस्टल के 1 घन सेंटीमीटर आयतन का मान लगभग 10⁻23 परमाणु होते हैं। जैसे बहुत सारे, एक क्रिस्टल मिल गया, उस क्रिस्टल में बहुत सारे परमाणु आ गए और उस परमाणुओं की संख्या हम नहीं गिन पाए, तो उस कंडीशन पर हम उसको, उसके आयतन को, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लगभग 10⁻23 परमाणु मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इस प्रकार हम जब देखते हैं तो क्रिस्टल में परमाणु कई परमाणुओं से घिरा हुआ प्राप्त होता है। ठीक है, किंतु उसका आंतरिक कोश, लेकिन उसके अंदर का जो भाग रहता है वहाँ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर उतना ज़्यादा रूप से प्रभावित नहीं हुआ रहता है। ठीक है, वो कम रूप से प्रभावित होते हैं। ये सिर्फ क्या होते हैं, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करते हैं। मीन्स दैट, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर यदि वृत्तीय मार्ग में कक्षक लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। तो वो जो परिभ्रमण करने के वजह से जो मिलता है हम लोगों को, तो उपकोषों की संख्या वो समान डिस्टेंस पर होती है, समांतर होती है। अर्थात वहाँ उपकोषों के अनुपात को हम समान अनुपात में बांट लेते हैं। लेकिन जब उसको आगे देखते हैं तो उस कंडीशन पे हमें यह पता चलता है कि ये जो बहुत सारे उपकोष समांतर क्रम में मिले हुए हैं, वहाँ पर किसी नाभिक के चारों ओर यदि कक्षक चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें उस कक्षक में कितना इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों का, या उसको कितना निकाला जा सकता है या कितना इंटर किया जा सकता है, वो उस कक्षकों की संख्या पर डिपेंडेड होता है। ठीक है, कि यहाँ पर जैसे इस कक्षक में एक कक्षक होते हैं, तो एक कक्षक है, मतलब ये नाभिक में सिर्फ 2 राउंड होंगे, है ना। तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो कोई अन्य इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर उसको क्या कर सकता है, खींच सकता है। लेकिन इसी प्रकार बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें जैसे 18 होते हैं, 8 होते हैं, तो 7 है मान के चलो। तो फर्स्ट में तो एस में 2 ही आएगा नाभिक के चारों ओर, फिर दूसरा में आ जाएगा कितना, तो दूसरा में 5 आने वाला है, तो ये जो 5 आएगा, तो यहाँ से ये 5वां वाला में से जो सेकंड बाह्य कक्षक से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसके अपेक्षा ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों का कंडीशन रखता है कि कौन सा उप कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वृत्ताकार मार्ग जो है बाह्य कोश को जितना अधिक प्रभावित करता है, उससे बहुत ही कम उसके आंतरिक कोश को प्रभावित करता है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका क्या, तो ये क्रिस्टलीय संरचना देते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के समीपस्थ ऊर्जा स्तर मिलकर ऊर्जा बैंड बनाते हैं। देखो, बहुत सारी ये कक्षकों के मिलने से ऊर्जा बैंड मिला है जो कि समांतर है, और इन्हीं सभी चीज़ों को, सभी रेखाओं को, सभी कक्षकों को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा बैंड मिलती है। अब देखते हैं कि ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा बैंड 2 प्रकार के होते हैं, संयोजकता बैंड और चालन बैंड।
अब देखेंगे संयोजकता बैंड क्या होती है और चालन बैंड क्या होती है, तो इसको डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे।